बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 एलिमेंट्री फंक्शंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड यू नो कि हम इस कोर्स के लिए डेनिस जी जिल की बुक को फॉलो कर रहे हैं। एलिमेंट्री फंक्शंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन द स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ फंक्शंस। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलस में एलिमेंट्री फंक्शंस को स्टडी करते हैं, लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन द सेम वे अगर हम इनको कॉम्प्लेक्स सिस्टम में स्टडी करें तो फिर इन एलिमेंट्री फंक्शंस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री फंक्शंस। सो इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की तरफ फोकस करेंगे। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद अपकमिंग 3 से 4 लेक्चर्स में हम रिमेनिंग एलिमेंट्री फंक्शंस को स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम चैप्टर नंबर 2 में पहले डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या रिलेशन है, इनमें कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में, और इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। सो फर्स्ट हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू r, द फंक्शन e की पावर z इज डिफाइंड बाय e की पावर z इज इक्वल टू e की पावर x cos y प्लस आयोटा e की पावर x sin y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। कि ये जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है e की पावर z इस तरह से, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये किस तरह से डिफाइन किया गया है, हमें पता है कि e की पावर z ये इक्वल होगा e की पावर z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं e की पावर x सेपरेट करके और e की पावर आयोटा y को सेपरेट, ठीक है। यहाँ से e की पावर x एज इट, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आइलर आइडेंटिटी e की पावर आयोटा थीटा को, ठीक है। यानी कि e की पावर आयोटा y है तो उसको हम लिख सकते हैं cos y प्लस आयोटा sin y, ठीक है। और यहाँ से e की पावर x cos y से मल्टीप्लाई भी होगा और e की पावर x sin y से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये जो फंक्शन यहाँ पे e की पावर z डिफाइन किया गया है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम ये देखते हैं कि अंडर सर्टेन कंडीशन क्या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल हो सकता है। इस चीज़ को हम देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z डिफाइंड बाय 1 इज इक्वल टू रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x व्हेन z इज रियल। अगर हम z पे ये कंडीशन लगा दें कि z रियल हो जाए, मींस कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, z इक्वल टू x लें, तो उस केस में ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं कि इफ z इज रियल देन वी कैन राइट z इज इक्वल टू x प्लस 0 आयोटा एंड 1 गिव्स e की पावर z इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू e की पावर x y की जगह 0 प्लस आयोटा e की पावर x साइन 0। cos 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो यहाँ से e की पावर z इक्वल आ जाएगा e की पावर x, ठीक है। देन वी कैन से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर द जनरलाइजेशन ऑफ रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। कि हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जनरलाइज कर सकते हैं अगर हम z पे कंडीशन लगा दें कि z अगर रियल हो जाए, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल हो जाएगा रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या रिलेशन है, इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिमिलर हैं, ठीक है। देन हम बाद में देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ में का इनमें डिफरेंस है। द टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर दैट e की पावर x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एंड इट्स डेरिवेटिव इज इटसेल्फ फॉर ऑल x। रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो हर जगह रियल लाइन पे एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है और उनका जो डेरिवेटिव है वो इटसेल्फ है, ठीक है, फॉर ऑल x।
द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z हैज द सेम प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी सिमिलर यही प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं और उनका डेरिवेटिव भी इटसेल्फ यानी कि e की पावर z का जो डेरिवेटिव है वो भी e की पावर z ही होता है। इसको हम एक थ्योरम के थ्रू प्रूव करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z इज इंटायर मीन के पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये एनालिटिक है। अगर एनालिटिक है पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल भी होंगे। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है कि e की पावर z जो है ये इंटायर है एंड इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय d ओवर dz ऑफ e की पावर z इज इक्वल टू e की पावर z। ठीक है, जिस तरह हमने देखा कि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो प्रॉपर्टीज हैं कि वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है और उनका जो डेरिवेटिव है वो इटसेल्फ है। इसी तरह से अब हम इसको प्रूव करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी इंटायर है। इंटायर मीन कि इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, अगर एनालिटिक है तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है और इनका जो डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल है। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। अब देखिए, अगर हमने ये प्रूव करना है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z इंटायर है तो इसके लिए हम प्रूव करेंगे ये एनालिटिक है। और एनालिटिक कब होगा ये फंक्शन, हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, कि कोई फंक्शन एनालिटिक उस वक्त होता है अगर CR कंडीशन CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर इस फंक्शन के लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये इंटायर है। अगर इंटायर है तो फिर एनालिटिक है, अगर एनालिटिक है तो फिर इंटायर होगा। ठीक है, लेट f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर z और ये इक्वल है e की पावर x cos y प्लस आयोटा e की पावर x sin y। यहाँ से f ऑफ z हमें पता है u प्लस आयोटा v होता है। ठीक है, और ये राइट साइड एज इट, यहाँ से u किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट फंक्शन का e की पावर x cos y और इमेजिनरी पार्ट v किसके इक्वल होगा e की पावर x sin y। यहाँ पे अब हम u का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आएगा e की पावर x cos y। ठीक है, इसी तरह से u का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये कांस्टेंट कंसीडर होगा cos y का माइनस sin y। इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको 2। इसी तरह से आप v का विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इनको हमने कह दिया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब देखें फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी हैव पार्शियल u over partial x is equal to partial v over partial y and partial u over partial y is equal to minus partial v over partial i partial x। सो आप देख सकते हैं कि CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। सो ये जो फंक्शन e की पावर z है ये एनालिटिक है एवरीवेयर। अगर एनालिटिक है सो इट्स मीन कि ये इंटायर है। ठीक है, इसी बात को हमने प्रूव करना था कि ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये इंटायर है। इंटायर होने के लिए हमने ये प्रूव किया कि ये एनालिटिक है और एनालिटिक के लिए हमने ये चेक किया कि इसमें CR कंडीशन जो CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब देखें कि हमने जब देखा था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, f प्राइम ऑफ z वो इक्वल था, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ठीक है, इस तरह से हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते थे। ये रिलेशन यूज़ कर लें या एक ये भी रिलेशन था, f प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y माइनस आयोटा पार्शियल u ओवर पार्शियल y। ठीक है, इन दोनों रिलेशन को यूज़ करके आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ये पता चल गया है कि e की पावर z ये इंटायर मीन्स कि ये एनालिटिक है। सो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं या ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन f इज गिवन बाय। ठीक है, इसको हम पहले प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये रिलेशन यूज़ कर लें जो या दूसरा रिलेशन यूज़ कर सकते हैं कि पार्शियल v ओवर पार्शियल y माइनस आयोटा पार्शियल u ओवर पार्शियल y वाला। ठीक है, सो द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर z वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये एनालिटिक है तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इस रिलेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ से पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, वो इसके इक्वल थी, प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x को भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो इसके इक्वल था। यहाँ से
अब ये किसके इक्वल है, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई, ये तो ई की पावर जी के इक्वल था। सो इट्स मीन कि इसका डेरिवेटिव ई की पावर जी का जो डेरिवेटिव है वो ई की पावर जी ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर हैं कि दोनों एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ई की पावर एक्स पूरी रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव इटसेल्फ है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है और उनका डेरिवेटिव भी इटसेल्फ है। नेक्स्ट एग्जांपल है डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिस तरह ये पार्ट ए है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को यूज़ करेंगे। पहला फंक्शन एज इट, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी तो आएगा 2z माइनस ई की पावर जी का डेरिवेटिव क्या होता है ई की पावर जी प्लस दूसरा फंक्शन एज इट, पहले का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 4 आयोटा जी की पावर 3, ठीक है। यहाँ से आप आयोटा जी की पावर 4 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट है ई की पावर जी स्केयर माइनस 1 प्लस आयोटा जी प्लस 3, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। अभी हमने देखा कि डी ओवर डी जी ऑफ ई की पावर जी, इसका डेरिवेटिव क्या था ई की पावर जी, और डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू जी तो वो 1 होता है, इसलिए हम नहीं लिखते, ठीक है। मीन्स के एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के इक्वल होता है और बाद में हम यहाँ पे जो z आता है उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन 1 होता है इसलिए हम नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि z के अलावा अगर कोई और टर्म आ जाती है तो हम फिर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ e की पावर, इसको z कंसीडर करें आप, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव e की पावर z इंटू डेरिवेटिव ऑफ z, इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आएगा 2z माइनस 1 माइनस आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडुलस आर्गुमेंट एंड कॉन्जुगेट। अब हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो अभी हमने देखा e की पावर z, ठीक है, वो हमने उसको डिफाइन किया। अब उसका हम फाइंड करते हैं उसका मॉडुलस क्या होगा, उसका आर्गुमेंट क्या होगा, और e की पावर z जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, ठीक है। इन तीन चीज़ों को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। द मॉडुलस argument and conjugate of the complex exponential function e की पावर z can easily be determined। हमने इन तीन चीज़ों को फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। सो लेट करते हैं w इज इक्वल टू e की पावर z विच इज इक्वल टू e की पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मतलब कि e की पावर z को हमने ओमेगा का नाम दे दिया, या f ऑफ z भी कह सकते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर z, वो इसके इक्वल है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो ओमेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जिस तरह से हम लिखते हैं कि जी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओमेगा ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी हमने पहले कहा हुआ कि ये भी मीन्स के जी जो इनपुट होती है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है और जो ओमेगा आउटपुट होती है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। सो अगर ओमेगा आउटपुट है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कोई, ठीक है, और इसकी पोलर फॉर्म कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो यहाँ से r किसके इक्वल होगा, e की पावर x के, ठीक है, और थीटा यहाँ पे क्या होगा y प्लस 2n पाई। यानी ये किस तरह से, अगर हम इसकी बात करें ये पोलर फॉर्म है ओमेगा की, यहाँ पे r जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मॉडुलस, ठीक है। मतलब कि ये जो ओमेगा है इसका अगर हम मॉडुलस लेंगे तो ये इक्वल होगा r के, और यहाँ पे ये जो थीटा ये इस ओमेगा का या w का आर्गुमेंट है, ठीक है, जनरल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे r तो इक्वल आ गया e की पावर x के, और यहाँ पे जो थीटा ये आर्गुमेंट है और ये इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो थीटा इक्वल है y के, और थीटा जो कि जनरल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं सो 2n पाई हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, जनरल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिकॉज r इज मॉडुलस एंड थीटा इज एन आर्गुमेंट ऑफ w, मीन्स कि अभी मैंने आपको बताया कि r किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा का मॉडुलस, ठीक है, या w का मॉडुलस, और थीटा क्या है इस w का आर्गुमेंट। सो हम लिख सकते हैं कि इसका मॉडुलस w का मॉडुलस वो किसके इक्वल होगा, w हमने अभी कहा कि e की पावर z के इक्वल है, तो e की पावर z का मॉडुलस ये इक्वल आएगा e की पावर x के, ठीक है, क्योंकि r इक्वल है e की पावर x और r मॉडुलस है w का।
सो ई की पावर जी का मॉडुलस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, यहाँ से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये मॉडुलस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा, अभी थीटा हमने कहा कि ये आर्गुमेंट है डब्ल्यू का, सो आर्गुमेंट ऑफ ई की पावर जी वो किसके इक्वल आएगा, वाई प्लस टू एन पाई, वहाँ यहाँ पे एन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन है, ठीक है। ये आर्गुमेंट आ गया इसका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, ई की पावर जी का कॉन्जुगेट वो किसके इक्वल आएगा, कॉन्जुगेट एज इट रहेगा ऊपर, और ई की पावर जी हमें अभी डिफाइन किया वो किसके इक्वल होता है, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई के। यहाँ से कॉन्जुगेट का हमें पता है, कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन हम चेंज करते हैं। सो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट अगर प्लस का है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा, ठीक है, जब कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ से हम ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे और इसको हम लिख सकते हैं कॉस वाई को कॉस माइनस वाई, वी नो डैट कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के इक्वल है, ठीक है। सो कॉस माइनस वाई कॉस वाई के इक्वल है, तो यहाँ से कॉस वाई को कॉस माइनस वाई लिख सकते हैं, प्लस इस माइनस को मैंने इस वाई के साथ लगा दिया, ठीक है, प्लस आयोटा साइन माइनस वाई। इसको जब ओपन करेंगे तो फिर यही आएगा हमारे पास, ठीक है। ई की पावर एक्स एज इट, अब यहाँ पे आइलर आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आयोटा वाई, ठीक है। मीन्स कि इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा ई की पावर माइनस आयोटा वाई है और थीटा की जगह माइनस वाई है, ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस वाई प्लस आयोटा साइन माइनस वाई, तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बेसिस सेम है, सो पावर्स ऐड होंगी, एक्स माइनस आयोटा वाई, अगर जी इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के तो एक्स माइनस आयोटा वाई क्या होगा, जी का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई की पावर जी कॉन्जुगेट। सो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्जुगेट, ठीक है। तीनों चीज़ें हमने फाइंड की कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर जी उसका मॉडुलस ई की पावर एक्स के इक्वल है, ठीक है, रियल एक्सपोनेंशियल के इक्वल है, उसका आर्गुमेंट वाई प्लस टू एन पाई है, और उसका जो कॉन्जुगेट है ई की पावर जी होल का कॉन्जुगेट वो इक्वल है ई की पावर जी कॉन्जुगेट के, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हमने फाइंड की यहाँ पे। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ई की पावर जी। जैसे हम रियल एक्सपोनेंशियल की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से ई की पावर x1 इंटू ई की पावर x2 ये इक्वल होता है ई की पावर x1 प्लस x2। सिमिलरली और भी जो प्रॉपर्टीज हैं, ई की पावर x1 और ई की पावर x2 इज इक्वल टू ई की पावर x1 माइनस x2, ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए भी हैं, ठीक है। इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन ई की पावर 0 इक्वल होगा 1 के, जिस तरह रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता है। इसी तरह से ई की पावर z1 इंटू ई की पावर z2 ये इक्वल होता है ई की पावर z1 प्लस z2। थर्ड प्रॉपर्टी है ई की पावर z1 और ई की पावर z2 है ये, और ये इक्वल होगा ई की पावर z1 माइनस z2। और फोर्थ प्रॉपर्टी है ई की पावर z1 की पावर अगर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर n z1, और n पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। लेकिन एक प्रॉपर्टी का यहाँ पे डिफरेंस है रियल के साथ, कि रियल में क्या होता है कि ई की पावर x1 अगर ये रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर कोई n हो तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर n x1, और n पे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो हम ले सकते हैं n इज इक्वल टू 1/3 ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स के रियल में अगर x यहाँ पे रियल है तो n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि वो इंटीजर होना चाहिए कि नहीं, वो रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। e की पावर x1 की पावर अगर 1/3 हो तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 1/3x, ठीक है। ये इस तरह से इसको ये इक्वल होगा e की पावर x होल की पावर 1/3। तो रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में n के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये कंडीशन है कि यहाँ पे n मस्ट बी इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर होना चाहिए। सो इन प्रॉपर्टीज में से हम कोई को प्रूव कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं ई की पावर z1 इंटू ई की पावर z2 इज इक्वल टू ई की पावर z1 प्लस z2। सो लेट हमने किया कि z1 हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 के इक्वल है और z2 x2 प्लस आयोटा y2 है। लेफ्ट साइड हमने कंसीडर की इसकी ई की पावर z1 इंटू ई की पावर z2 इज इक्वल टू ई की पावर z1 की जगह x प्लस आयोटा y1 ई की पावर x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ से हम इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर x1 इंटू ई की पावर आयोटा y1 इंटू
यहाँ से भी हम लिख सकते हैं e की पावर x2 इंटू ई की पावर आयोटा y2, e की पावर x1 एज इट, यहाँ पे आइलर आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो आएगा cos y1 प्लस आयोटा sin y1 इंटू ई की पावर x2 एज इट, और यहाँ पे भी आइलर आइडेंटिटी को यूज करते हुए cos y2 प्लस आयोटा sin y2। यहाँ से e की पावर x1 और e की पावर x, इसको बाहर हम ले आए तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा cos y1 पहले cos y2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस cos y1 आयोटा sin y2 से, इसी तरह से आयोटा sin y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आएगा। यहाँ से रियल पार्ट्स को हमने सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया। अब यहाँ पे ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है cos अल्फा प्लस cos अल्फा बीटा का, ठीक है। मीन्स कि अगर cos y1 cos y2 माइनस sin y2 है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर cos y1 प्लस y2 यहाँ पे आता है, ठीक है, प्लस आयोटा, और ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पे y1 y2 आ रहा है, ठीक है, तो साइन y1 प्लस y2। यहाँ से फिर हम इसको लिख सकते हैं आइलर आइडेंटिटी को यूज करते हुए e की पावर x1 प्लस x2 एज इट, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा y1 प्लस y2, ठीक है। और बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा e की पावर x1 x2 प्लस आयोटा y1 y2, और ये किसके इक्वल है z1 प्लस z2 के, ठीक है, क्योंकि z1 ये है और z2 ये है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे z1 प्लस z2 करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड होगा x1 प्लस x2 प्लस, और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, आयोटा कॉमन लेंगे y1 प्लस y2, ठीक है। तो यहाँ से e की पावर x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 y2 ये इक्वल होगा e की पावर z1 प्लस z2 के। तो ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव किया है। इसी तरह से आप रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पीरियोडिसिटी, इसमें हम एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा कि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिमिलर हैं, ठीक है। हमने देखा कि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है रियल लाइन पे, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन, और दोनों का डेरिवेटिव इटसेल्फ है। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ देखी दो जो कि दोनों में सिमिलर है, लेकिन इनमें किस चीज़ का डिफरेंस है उसको हम अब देखते हैं। पीरियोडिसिटी है, पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक होने का मतलब क्या है। अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f इज पीरियोडिक विद पीरियड t इफ f ऑफ z प्लस t इक्वल हो f ऑफ z के फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स z। मीन्स कि अगर f ऑफ z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उस z में अगर हम t को ऐड करें तो f ऑफ z प्लस t फिर f ऑफ z के इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन f ऑफ z है वो पीरियोडिक है और उसका पीरियड t है, ठीक है। ये पीरियोडिसिटी का मतलब है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिफरेंस किस चीज़ का है। द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पीरियोडिसिटी। इन दोनों में पीरियोडिसिटी का डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। वो किस तरह से, द रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x इज नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं होते रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पीरियोडिक बिकॉज इट इज डिफाइंड यूजिंग द रियल कोसाइन एंड साइन फंक्शंस विच आर पीरियोडिक। इसका क्या मतलब है, हमें पता है कि e की पावर z किसके इक्वल होता है, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y के, ठीक है। अब देखें कि हमें पता है कि e की पावर z ये डिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ cos y sin y, और cos y sin y ये दोनों फंक्शन पीरियोडिक है जिनका पीरियड 2 पाई है, ठीक है। ये दोनों रियल फंक्शन है और दोनों ही पीरियोडिक हैं। सो इट्स मीन कि e की पावर z भी पीरियोडिक है, लेकिन ये जो रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x है ये पीरियोडिक नहीं है। ये ही इनमें डिफरेंस है रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। अगर e की पावर z पीरियोडिक है तो फिर इसका पीरियड क्या होगा, देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z इज पीरियोडिक विद प्योर इमेजिनरी पीरियड 2 पाई आयोटा, ठीक है। ये इसका पीरियड है, मतलब ये है कि e की पावर z अगर इसको हम कह दें ये f ऑफ z है, ठीक है, ये f ऑफ z के इक्वल है, तो फिर अगर हम f ऑफ z प्लस 2 पाई आयोटा करें तो ये इक्वल आएगा फिर f ऑफ z के, क्योंकि
ये जो एफ ऑफ जी ई की पावर जी इसका पीरियड 2 पाई आयोटा है, तो जी में अगर हम 2 पाई आयोटा ऐड करेंगे तो फिर आंसर ई की पावर जी ही आएगा। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। लेट्स से ई की पावर जी प्लस 2 पाई आयोटा, इसको हमने प्रूव करना है कि ये ई की पावर जी के ही इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर जी इंटू ई की पावर 2 पाई आयोटा सेपरेट करके। ठीक है, यहाँ से ई की पावर जी एज इट, और यहाँ पे आइलर आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर आयोटा थीटा की जगह 2 पाई है तो cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। cos 2 पाई हमें पता है 1 के इक्वल है और साइन 2 पाई ये 1 के 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से ई की पावर जी प्लस 2 पाई आयोटा ये इक्वल आ गया ई की पावर जी के। सो 2 पाई और आयोटा इज द पीरियड ऑफ ई की पावर जी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उनका पीरियड होता है 2 पाई आयोटा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ई की पावर जी प्लस 2 पाई आयोटा प्लस 2 पाई आयोटा ये किसके इक्वल होगा, हमें पता है ई की पावर, इसको हम लिख सकते हैं ना ई की पावर जी प्लस 2 पाई इंटू ई की पावर 2 पाई, तो यहाँ से ई की पावर जी प्लस 2 पाई हमें अभी हमने देखा है वो ई की पावर जी के इक्वल है, तो इसकी जगह हम जी पुट कर सकते हैं और 2 पाई आई आयोटा एज इट। ठीक है, ये वाला एज इट, और इसकी जगह जी प्लस 2 पाई आयोटा की जगह जी पुट किया हमने। ठीक है, और ई की पावर जी प्लस 2 पाई ये किसके इक्वल है, ई की पावर जी के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं ई की पावर जी प्लस 2 पाई आयोटा प्लस 2 पाई आयोटा 4 पाई आयोटा भी ई की पावर जी के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है 4 पाई आयोटा ये भी पीरियड है इसका ई की पावर जी का। इसी तरह से अगर आप इन जनरल हम कह सकते हैं कि ई की पावर जी प्लस 2n पाई आयोटा, n अगर हम लें 1 तो 2 पाई पीरियड होगा, 2 लेंगे तो 4 पाई आयोटा पीरियड होगा, अगर हम n को 3 लेंगे तो ई की पावर जी प्लस 6 पाई आयोटा वो भी मतलब 6 पाई आयोटा भी पीरियड होगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनका पीरियड क्या है 2n पाई आयोटा, और n यहाँ पे क्या है इंटीजर। ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उनका पीरियड है। क्यों पीरियड है, क्योंकि अगर इसको हम जी में ऐड करें ई की पावर जी प्लस 2n पाई करें तो आंसर भी हमें ई की पावर जी ही मिलता है। सो ये इनका पीरियड है। तो आपने देखा कि रियल और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मेन डिफरेंस किस चीज़ का है, पीरियोडिसिटी का, कि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये पीरियोडिक नहीं होते और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक है विद प्योर इमेजिनरी पीरियड 2 पाई आयोटा। अब हम इनमें एक और मेन डिफरेंस को देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने देखा कि ई की पावर जी जो है ये पीरियोडिक है और ई की पावर एक्स जो है वो पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, अब जो दूसरा डिफरेंस है इनमें कि ई की पावर एक्स जो है ये 1 है। ठीक है, 1 होने का मतलब है कि अगर एफ ऑफ जी 1 इक्वल है एफ ऑफ जी 2 के, अगर इमेजेस सेम है तो इसका मतलब है ये इंप्लाई करेगा तो पी इमेजेस भी सेम है, जी1 इक्वल होगा जी2 के। ठीक है, मीन्स के ई की पावर x1 अगर इक्वल है ई की पावर x2 के तो वहां से इंप्लाइज होगा कि z1 इक्वल है z2 के। मीन्स के ये जो रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये 1 है, बट ये जो ई की पावर z है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये इन जनरल 1 नहीं है। ये 1 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि f ऑफ z1 इक्वल टू एफ ऑफ z2 है तो इट डज नॉट इम्प्लाइज z1 इक्वल टू z2। ठीक है, इस चीज को इम्प्लाई नहीं करता कि z1 इक्वल होगा z2 के। ये किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि अगर हम z1 को लें, सॉरी e की पावर 0 हमें पता है किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। इसी तरह से e की पावर 2 पाई आयोटा वो भी 0 के इक्वल होगा, सॉरी 1 के इक्वल होगा, e की पावर 2 पाई आयोटा। ठीक है, e की पावर 0 भी 1 के इक्वल है और e की पावर 2 पाई आयोटा भी 1 के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं इमेजेस अगर सेम आ रही है, e की पावर 0 भी 1 है, e की पावर 2 पाई भी 1 है, लेकिन यहाँ पे z1 0 है और z2 2 पाई आयोटा है, तो z1 नॉट इक्वल टू z2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये इन जनरल 1 नहीं है। ठीक है, मीन्स कि अगर इमेजेस इनकी सेम है, यहाँ पे e की पावर 2 पाई आयोटा लें और e की पावर 4 पाई आयोटा लें, आंसर आपको सेम मिलेगा, लेकिन जो प्री इमेजेस हैं वो सेम नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 1 नहीं है। ये इनमें दूसरा डिफरेंस है। इफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z मैप्स
the point z into the point omega w, then it also maps the point z plus or minus 2 pi iota या z plus minus 4 iota या z plus minus 6 iota या सो ऑन, कोई भी पॉइंट ले वो भी मैप करेगा ओमेगा पे। क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर e की पावर z है ना, अगर ये मैप करता है किसी पॉइंट z को ओमेगा पे, ठीक है, मतलब कि e की पावर z आप कुछ भी ले सकते हैं ना, यहाँ पे जीरो ले लें, e की पावर जीरो को अगर आंसर ओमेगा आ रहा है तो e की पावर z प्लस 2 पाई आयोटा, इसका आंसर भी ओमेगा ही होगा, क्योंकि e की पावर z प्लस 2 पाई आयोटा भी e की पावर z के इक्वल है। इसी तरह से e की पावर z प्लस 4 पाई आयोटा भी e की पावर z के इक्वल है। तो यहाँ से e की पावर z अगर किसी पॉइंट z को मैप करता है ओमेगा पे, तो कोई और पॉइंट अगर हम ले लें z प्लस 2 पाई आयोटा, z प्लस 4 पाई आयोटा, तो वो उन तमाम पॉइंट्स को भी इस w पे ही मैप करेगा। तो इसका मतलब है ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर ये हमारे पास सेट है, एक ये सेट है, यहाँ पे पॉइंट z है, ये एक पॉइंट z प्लस 2 आयोटा है, 2 पाई आयोटा है, ठीक है। इसी तरह से z प्लस 4 पाई आयोटा ये पॉइंट, तो ये हमारे पास अगर कोई फंक्शन है यहाँ से e की पावर z, ये कोई फंक्शन है, z पॉइंट को मैप कर रहा है w पे। इसी तरह से ये फंक्शन z प्लस 2 पाई आयोटा को भी w पे मैप कर रहा है, z प्लस 4 आयोटा को भी 4 पाई आयोटा को भी w पे मैप कर रहा है। इसी तरह से z प्लस 6 आयोटा को भी w पे मैप कर रहा है। तो इसका मतलब है ये 1 1 तो नहीं है। 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी कि इसका एलिमेंट एक के साथ मैप हो, इसी तरह से इसका एक इसके एक के साथ मैप हो, इसका एक के साथ मैप हो, तो फिर 1 1 होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि e की पावर z जो है ये फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये 1 1 नहीं है। सो अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी डोमेन भी है कि जहाँ पे ये 1 1 होगा, ठीक है। दस द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z इज नॉट 1 to 1। अभी हमने देखा कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अगर z पॉइंट को मैप w पे कर रहा है तो e z प्लस 2 पाई ओटा कोई और पॉइंट भी लेंगे, मतलब कि उसमें उसका पीरियड ऐड कर देंगे तो उस पॉइंट को भी वो उसी पे मैप करेगा। सो ये 1 1 नहीं है इन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। इन जनरल ये 1 1 नहीं है, बट 1 to 1 इन द इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। ये जो यहाँ पे डोमेन हम ले रहे हैं इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, यहाँ पे ये 1 1 होगा, वेयर वाई नॉट क्या है यहाँ पे, एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इस चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है। हमने देखा कि इस इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन के पे जो e की पावर z है वो 1 1 नहीं है, ठीक है। हमने देखा कि ये 1 1 नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे रीजन या कोई ऐसी डोमेन होगी जहाँ पे ये 1 1 होगा। उसके लिए क्या करें कि आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें, ठीक है। वो कौन सी स्ट्रिप कैसे लेनी है आपने कि x वेरी कर रहा हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और y आपने लेना है वाई नॉट से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू वाई नॉट प्लस 2 पाई। और वाई नॉट क्या है यहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मीन्स कि आप पाई का कोई ऑड मल्टीपल लें। मैं ले रहा हूँ 1, ठीक है, वाई नॉट को मैं इक्वल ले रहा हूँ 1 पाई के, ठीक है, मीन्स कि इस पाई का मैंने ऑड मल्टीपल ले लिया। तो यहाँ से फिर वाई क्या हो जाएगा, वाई ग्रेटर देन होगा, वाई नॉट की जगह पाई ले रहे हैं, और लेस देन इक्वल टू वाई नॉट प्लस 2 पाई, तो वो 3 पाई हो जाएगा। मीन्स कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करें, पाई यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, और ये यहाँ पे कहीं 3 पाई होगा, ठीक है। ये हमारे पास y इज इक्वल टू पाई है और ये y इज इक्वल टू 3 पाई है। इसी तरह से आप कोई और ले सकते हैं, वाई नॉट को और मल्टीपल लें, 3 पाई ले सकते हैं। अगर आप 3 पाई ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 पाई, y ग्रेटर देन 3 पाई और लेस देन होगा 5 पाई, ठीक है। ये आप ले सकते हैं y इज इक्वल टू 5 पाई, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करें। यहाँ पे x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चेंज हो रहा है, और x क्या है यहाँ पे 3 पाई से 5 पाई। इसी तरह से आप ले सकते हैं अगर आप वाई नॉट को -1 पाई ले रहे हैं तो यहाँ पे होगा कहीं पे -1, ठीक है, y इज इक्वल टू -1 पाई, और मीन्स के माइनस पाई और लेस देन इक्वल टू माइनस पाई प्लस 2 पाई पाई, मीन्स के ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आएगी, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से आप जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं ये वाली,
इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में ये जो e की पावर z कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये 1 1 होगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे की गई है कि बट 1 to 1 इन दी इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, जहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चेंज हो और y इस तरह से चेंज हो, y नॉट और y नॉट प्लस 2 पाई के दरमियान, ठीक है। y नॉट क्या लेना है आपने, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। अगर y को आप y नॉट ले रहे हैं 2 पाई, सॉरी 3 पाई ले रहे हैं, ऑड मल्टीपल 3 पाई, तो फिर y किसके दरमियान चेंज होगा, 3 पाई लेस देन इक्वल टू 3 पाई प्लस 2 पाई 5 पाई, ठीक है। ये हमारे पास डोमेन आएगी, इस डोमेन के अंदर जो e की पावर z होगा वो 1 1 होगा, ठीक है। सो इसी तरह ये जितनी भी आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बन रही हैं इन सब में e की पावर फंक्शन 1 1 होगा, e की पावर z, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हम इन जनरल बात करें कॉम्प्लेक्स प्लेन की, इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन की, तो वहाँ पे e की पावर z 1 1 नहीं है। इसको हम देख चुके हैं कि 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि e की पावर z अगर इक्वल है e की पावर z प्लस 2n पाई, मतलब उसके पीरियड के 2n पाई आयोटा के, तो यहाँ से ये इम्प्लाइज नहीं होता कि z1 इक्वल है z2 के, ठीक है। मतलब इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस इक्वल नहीं है, इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे 1 1 नहीं है, लेकिन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में ये 1 1 है। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ना, यहाँ पे ये जो डिफाइन की गई है y इज इक्वल टू पाई से माइनस पाई, ये मीन्स कि ये वाली y ग्रेटर देन माइनस पाई बट लेस देन इक्वल टू पाई, और जहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो हो रहा है, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को हम कहते हैं फंडामेंटल रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। द इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। इस तरह से जो डिफाइन की गई है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, जहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चेंज हो रहा है और y माइनस पाई टू प्लस पाई है, इस हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट स्ट्रिप को हम फंडामेंटल रीजन कहते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि e की पावर z जो है ये इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये 1 1 नहीं है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं जितनी भी ये वाली, इन तमाम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पे वो 1 1 होगा, ठीक है। और लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसको हम कहते हैं फंडामेंटल रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रिमेनिंग एलिमेंट्री फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।